नमस्कार सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों को। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 1 मैथ्स के 21 सितंबर 2014 के पेपर पे चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम लोग 2011 पे कर चुके, 12 पे कर चुके, 13 पे कर चुके और आज अब 14 की बारी है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है कि नियमों, सूत्रों और कलन विधियों यानी कि लोगोरिदम, कलन एल्गोरिदम, कलन गणित का ज्ञान होता है और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ क्रियान्वयन करना गणित में लचीलेपन, यहाँ पर खाली जगह की मिस्टेक है, की ओर संकेत करना है। पहला विकल्प है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। दूसरा है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तीसरा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। चौथा है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो हमारा यहाँ पे विकल्प जो है 2 सही होगा, क्योंकि किसी भी विषय में लचीलापन इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीकों से या अधिक प्रकार के प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सके, यद्यपि उसकी वास्तविकता बनी रहे। तो इसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने तरीके से हल निकाल सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहला लिखा है प्रतीकात्मक भाषा। इसमें प्रतीकात्मक भाषा के बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, इसके बाद गणितीयकरण करना, फिर रोजमर्रा की भाषा। दूसरा कह रहा है रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। तीसरा कह रहा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा और रोजमर्रा की भाषा। और चौथा विकल्प कह रहा है रोजमर्रा की भाषा जिनको हम रेगुलर यूज करते हैं, फिर उसकी गणितीय यानी कि मैथमेटिकल करने की समस्या, फिर उसकी गणितीय समस्या समाधान की भाषा की समाधान कैसे होगा, फिर उसे प्रतीकात्मक रूप में हल करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 होगा। सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, उसके बाद समस्या का गणितीयकरण की भाषा में प्रस्तुत किया जाए, फिर गणितीय समस्या की भाषा, और इन सभी चरणों के बाद आता है समस्याओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करना ताकि बच्चा जो है उसे समझ सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है, तो वैन हीले या वैन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। तो पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा अनौपचारिक निगमन, तीसरा है औपचारिक और चौथा है मानसिक चित्रण द्वारा। तो मानसिक चित्रण यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि मानसिक चित्र में बच्चे जो है वस्तुओं का वर्गीकरण देखकर करते हैं कि लाल रंग का डिब्बा चुनना है तो बच्चा लाल डिब्बा ही चुनेगा, चाहे वो किसी भी आकार का हो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थी को 4, 5, 6, 2 और 7, 2, 8 का योग करने के लिए कहता है, और उसके बाद एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया देता है। तो इस बच्चे ने क्या करा यहाँ पर कि 11,842 आ गया, जबकि 8 और 2 10 होना चाहिए। इसने इसको ऐसे लिख दिया है 6, 2 और 7 इसके नीचे, 2 इसके नीचे और 8 इसके नीचे, ये वाला खाली छोड़ दिया, जबकि इधर से इकाई से चालू करना चाहिए। तो यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा की इसके अंदर कमी है कि वो लेफ्ट की जगह से राइट की जगह से लेफ्ट से
लिख दे रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 5, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की तिथियां अथवा संदर्भ, खाली जगह को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? ज्यामिति प्रमाण को। भाई ज्यामिति प्रमाण में लिखित प्रतीक और मौखिक का कोई मतलब नहीं है। गणित की पाठ्यचर्या, उसमें बहुत कुछ होता है। गणितीय शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में केवल शब्द ही आएंगे, जबकि ये चित्र की भी बात कर रहा है। चौथा कह रहा है गणितीय चिंतन एवं विचार। जो गणितीय चिंतन और विचार है, इसमें ये सारे बिंदु आ जाएंगे जो इसने बताए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। पहला लिखा है गणित के उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा लिखा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा लिखा है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। और चौथा लिखा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। और इसमें विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता, इसलिए हम केवल क्या सीख रहे हैं कि संख्या, उन पर संक्रिया और मात्राओं का मापन। तो ये संकीर्ण उद्देश्य है गणित का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है? तो पहले बहु अनुशासनात्मक क्या होता है उसकी बात कर लें। बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुशासन को शामिल करने का प्रयत्न किया जाता है कि 2 काम एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। तो ये एक आर्ट का काम हो गया। फिर है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं, ये गणित का काम हो गया। फिर किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना, तो ये तो गणित का ही है। चौथा लिखा है भारत के झंडे का आरेख बनाना, तो पहले हम आर्ट का काम करेंगे। फिर झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान करना, तो ये हमारा हो जाएगा गणित का कार्य। यानी 2 विषय पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, बहु अनुशासनात्मक उपागम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया और इसमें लिखा है, देखो इसका मतलब वंस, जिसे यूनिट भी कहते हैं, इकाई अंक, टेंस दहाई, 100,000, 100 और फिर 1000। ठीक है, ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर जो हम है सीधी सीधी बात, ये इकाई पे 3 बिंदु बने, ये दहाई पर 3 बिंदु बने, तो ये जो निरूपण है हमारा स्थानीय मान की अवधारणा को निरूपण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निम्नलिखित में किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। जिसमें पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता। दूसरा है कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। तीसरा कह रहा है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। और चौथा कह रहा है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के साथ परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मानसिक गणित की ही बात हो रही है, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा प्रश्न संख्या 10, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिचालित करता है यानी जोड़ देता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कहा जाता है कि 38 40 के नजदीक है। उसने क्या करा, 40 में 27 जोड़ दिया और 67 प्राप्त किया और उसको चाहिए था 65 यानी कि 2 जो ज्यादा जोड़ा था उसको फिर से घटा दिया।
तो योग करने की ये युक्ति कौन सी है? पहला है पुनर्समूहीकरण, फिर कह रहा है प्रतिकारी, तीसरा कह रहा है संवर्धी कारक और चौथा कह रहा है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। तो ये विधि जो है प्रतिकारी में इस्तेमाल होती है, क्योंकि छात्र ने क्या किया, 38 और 40 के बीच में 2 को निकाल लिया और इस प्रकार 67 और 65 के बीच में 2 को निकालता है, तो वह पुराने समूह में ही परिवर्तन कर उत्तर निकाल देता है। तो ये प्रतिकारी विधि के अंतर्गत आएगा। अब हमारा प्रश्न 11, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? देखो, जियो बोर्ड एक सहायक सामग्री है। वो सहायक सामग्री पीछे भी 2 बार बात हो चुकी है, 6 to 8 में भी शायद बात हो चुकी है कि ज्यामितीय आकृतियां और उसकी विशेषताएं बताने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्ह, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। इसमें पहले भी बात हुई थी कि चाक्षुष जो इसको प्रॉब्लम हो रही थी, यानी आंखों से, चक्षु से नयन नेत्र लोतन चक्षु, तो आंखों से देखने वाली समस्या का इस प्रॉब्लम थी और इसको दृश्य प्रकरण में हम ले जाएंगे। पीछे के वीडियो में विस्तृत चर्चा की भी गई है और अभी भी आपको वो बात बता दी गई है। अब हमारा प्रश्न संख्या 13, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। दूसरा कह रहा है आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। तीसरा कह रहा है समानता सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। चौथा कह रहा है कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। तो यहाँ का जो हमारा उद्देश्य होगा वो है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। अब हमारा प्रश्न संख्या 14, ये प्रश्न हर बार 1 to 5 में आता ही आता है। आप इसको VIP दर्जे में ले लें और सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया इसको करने का। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कितने होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 लिख दिया। फिर 12 ग्राम इसमें जोड़ा तो ये 2101 हो गया। अब इसमें वापस हम 1000 का भाग देंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। 3 जीरो है, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी ये हमारा सही है। फिर ये अगर आप सही से पूरे ध्यान से देखोगे, जो ऑप्शन नहीं आ रहा उसके बारे में आप भागो ही मत। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में कितने हो गए? 1000 सेंटीमीटर हो गए और 1000 सेंटीमीटर में 10 जोड़ दिया तो 1010 सेंटीमीटर हो गए, यानी ये भी इसकी कैलकुलेशन सही है। अब ये 23/100 है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3 जीरो, 3 के बाद दशमलव लगा दो तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लगेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि ये भी यहाँ पर क्या है? सही है? नहीं, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.23 होगा, न कि 2.3 होगा। ठीक है, तो यही हमारा गड़बड़ है और यही हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है गुणनफल 1109 गुणा 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें 1109 को 505 से गुणा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 9 का 5 से किया, 9 5 45, 0 है तो 45 पूरा आ जाएगा और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 0 से गुणा कराएंगे, 4 जीरो सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब ये अगर आप मिला के नहीं लिख रहे हैं तो ये समझ लो कि आपको भी इकाई मतलब स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। अब 5 से फिर गुणा कराना तो यही संख्या वापस लिख दे रहे हैं, 5 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 5, तो हमें मिल गया 5 4 0
और 9 1 10, 6 और 5, 56 00 45। कह रहा क्या घटाया जाए कि 50 50 प्राप्त हो। तो 50 50 और 50 ही इसमें से घटा लो। तो 5 का तो 5 आ जाएगा, यहाँ हो गया 14, तो ये हो गया 9, और 9 में से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 9 ही रह जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 5 गया, क्या बचेगा 4, और फिर यहाँ पे बचेगा 5, यानी 54,995। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसी की तरह से घटा लीजिए। 50,000 से 50,000 चले गए, अब हमारे पास बचे 60,045, जिसमें से हमें घटाना है 5,050। तो पहले आप 5,000 घटा लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 55,000। ठीक है, अब 50 घटाएंगे तो 5 ज़्यादा घटाना पड़ेगा, तो 54,995। इस तरीके से भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 210 के हमें क्या करना है, सारे गुणनखंड लिख लेने हैं। 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 के बाद 4 का इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई और दहाई में 4 का भाग नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा, 5 के बाद 6 का भाग 2 का भी इसमें जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसलिए 6 का भी जाएगा। 7 का भी जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, और 7 के बाद सीधा हम देखें तो 10 का जाएगा, 10 के बाद 14 का जाएगा, और 14 के बाद 15 का जाएगा, 15 के बाद 21 का जाएगा, 21 के बाद 30 का जाएगा, 33 का जाएगा, और 42 का जाएगा, 42 के बाद 70 का जाएगा, 70 के बाद 105 का जाएगा, फिर 210 का जाएगा। और ये गुणनखंड जो है इसके योग निकालने का फॉर्मूला 6 to 8 के पेपर में मैंने बताया भी है। ठीक है, तो 6 to 8 पेपर के मैथ में आप चले जाएंगे और कर लेंगे, और जब इसको जोड़ा जाएगा तो 576 आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं सारे गुणनखंडों को जोड़ना है। अगले क्वेश्चन, और आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर देंगे, तो अगले टर्म में आपको हम ये क्वेश्चन का हल बता देंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 17, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध आता है, जिसको 16 जार जो एक ही माप के हैं पूर्णतया भरा जा सकता है, तो 22 जार में कितना दूध लगेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले ये एक नियम पर आधारित प्रश्न है। 16 में जो है अपना 240 लीटर और 128, तो मैंने इसको ml में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 जार की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 240 128 बटे 16 1 जार की आ गई। अब हमें निकालनी 22 जार की, तो हम करेंगे 240 128 बटे 16 1 लीटर की वैल्यू, और 22 जार की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 16 एकम 16 बच गया 8, और 16 पंजे 80, और अब जो है इसमें भाग 1 में जाएगा नहीं उतारने पे। भाग विधि का इस्तेमाल हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि भाग नहीं जाने पे कैसे किया जाता है। पहले भी आपको बता चुके हैं लेकिन फिर बता देते हैं। 16 का भाग लगाना है, इधर नहीं आएगा ये। अब 16 एकम 16 बच गया 8, उतरा 0, 16 पंजे 80, तो ये खत्म हो गया। अब हम उतारेंगे संख्या 1 को, लेकिन भाग जाएगा नहीं 1 को उतारने से, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 0। 1 0 लगाएंगे, 1 संख्या उतरेगी। 12 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो 1 0 और लगेगा, फिर उतरेगा 8, तो 16 8 128 होता है, तो 15,008 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और 15,008 को जब इससे गुणा करेंगे तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आपको, गुणा कर लेते हैं 22 8 176, क्योंकि आगे 2 0 है, कोई दिक्कत नहीं, और 22 15 जा 330 होता है, यानी 330 लीटर 176 ml, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा प्रश्न है 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000। 10 इकाई का मतलब 10 गुणा 1 और 10 दहाई का मतलब 10 गुणा 10 और 10,000 का मतलब 10 गुणा 1000। तो 10,000 ये हो गया और फिर हमारा 100 हम इसको यहाँ लिखेंगे और फिर हमारा 10। तो अब इसको जब हमें जोड़ना है तो 10,110 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 110 तो यही हो गया और 10,000 ये है, तो 10,110। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 सुबह के AM का मतलब 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया और उसे 1 घंटे के लिए 42 रुपये मिलते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार तक उसको कुल कितना रुपए मिला? तो पहले आप क्या कर सकते हो, ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे आप अलग रख लो और 30 मिनट इधर रख लो। अब यहाँ पर 190 है तो 60 तिहाई 180 यानी 3 घंटे पूरे हो गए, 10 मिनट इधर रख लो। फिर यहाँ पर है सुबह 5 बजे से 9:10 तक। अब अगर हम 5:20 से 9:20 ले लें तो 4 घंटे हो गए, 10 मिनट कम कर लेते हैं तो 3 घंटे 50 मिनट यहाँ पर काम किया। ठीक है, फिर शुक्रवार को 220, 6 तिहाई हो गए 18 यानी 3 घंटे और 40 मिनट हमारे ये हो गए। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 40, 50, 90, 10, 100 और 30, 120। 120 40, 50, 90, 10, 100 और 30, 130। ठीक है, और 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 घंटे ये हैं। और इसको अगर हम घंटे में बदलेंगे 130 मिनट को तो 2 घंटे और हो जाएंगे, 15 घंटे 10 मिनट में इसको हमें रुपए देने हैं। ठीक है, अब 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो नीचे लगा देंगे 60, तो ये हो जाएगा 1/6 यानी 15 सही 1/6 गुणा 42 और 15 छक्के होते 90 और 1 91/6 गुणा 42 और ये होते 6 सत्ते 42, 7 एकम 7 और 9 सत्ते की 63, 637 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है 4 और 2 तिहाई समकोणों में यानी कि 90। एक तो 4 समकोण है यानी इसका 90 से गुणा कर दें, बीच में और लगा है तो 2 तिहाई समकोण ऐसे लिखेंगे, इसको भी गुणा किससे कर दें 90 से। तो हमारी कंडीशन ये हो जाएगी 9 चौके 360 और 3 ने इसको काट दिया 30 और 30 दूनी 60 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 26 और 26 शतांक। 26 तो ये हो गया प्लस 26 शतांक का मतलब हो गया 26 के नीचे 100 रहेगा यानी 26 प्लस, अब 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा 0.26, तो ये हो जाएगा 26.26। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा, सबसे यानी कि छोटा यानी कि और गुणज यानी कि गुणज होता है मल्टीपल, छोटा का मतलब होता है लोएस्ट और सबसे छोटा और कॉमन। तो एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे पहले 2, 5, 3, फिर 2 का भाग देंगे 1, 5, 3, फिर 3 का जाएगा फिर 5 का जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और दूनी 60, इतने का एलसीएम आ गया। फिर कह रहा है 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज
निकालते हैं तो 2 हो गया 5, 3 और 9, फिर 3 का जाएगा 5, 1 और 3, फिर 3 का जाएगा 5, 1, 1, फिर 5 का जाएगा 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 और 45 दूना 90। अब 90 और 30 का अंतर कितना हो गया? 90 और 60 का अंतर, आंसर हो जाएगा 30। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक रही होगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 23 कि 9019 भागे 11 और 90 भागे 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें भाग प्रक्रिया को ही अंजाम देना पड़ेगा। 9019, 11 का भाग गया पहले एक बार, 11 बच गया 8, ये 0 हमारा नीचे आ गया, 11 सत्ते 77 बच गया 3 और ये वाला 0 हमारा नीचे आ गया, 11 दूनी 22 और बच गया 8 और एक 9, ये वाला 9 और 11 अट्ठे 88, यानी हमारे पास बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 90 में भाग लगाते हैं तो 90 और 90। ठीक है, तो यहाँ 11 का भाग गया, 11 अट्ठे 88 और बच गया 1 2 और फिर आया 9, 11 दूनी 22 बच गया 7, उतरा 0, 11 6 66, तो हमारे पास बचा 4। अब ये शेषफल 4 है, ये शेषफल 1 है, 1 और 4 का जब गुणा कराएंगे तो 4 की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। जब बड़ी संख्या को लिखने की बात होती है तो सारे 9 9 9 रहते हैं और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब लिखनी रहती है तो 2 0 और 1। अब इसको जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। 9 1 10, 1 बच गया, 9 1 10, यानी 10,099। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी है तथा 9 मीटर ऊंची है। 6 मीटर तक पानी भर दिया गया है। टंकी कितना भाग भारी? देखो, टंकी जो होती है वो 11 मीटर लंबी और 10 मीटर जो चौड़ी है वो इसी तरीके से रहेगी। ठीक है, और अब इसकी ऊंचाई में हम लोग जितना भर दें वही हिस्सा इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि चौड़ाई में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये ऊंचाई 9 है और 6 तक भर दिया है, यानी 3 खाली है, यानी 3 खाली है और कुल है 9। अब इसको हम काट देंगे तो 1/3 भाग हमारा खाली आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग 11 और 10 का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो 3 9 और 1 10, तो ये हो गया 10/3। और इसमें कितने 1/6 हैं? तो ऐसे लिखेंगे भाग को, और फिर जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 गुणा 6/1, तो ये हो जाएगा 2 और टोटल हो जाएगा अपना 20। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है और वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, कम है, तब आयत का क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर होगा? तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा अब हम लोगों को निकालनी है और परिमाप 96/4 कर देंगे तो 24 हमारी भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है चौड़ाई। चौड़ाई जो है आयत की वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी चौड़ाई -4, यानी चौड़ाई हो गई 20। अब हमारे पास आयत का परिमाप हमें यूज़ करना पड़ेगा। आयत का परिमाप 2 गुणा L + B।
तो आयत के परिमाप हमारा वही है जो वर्ग का है, यानी 96। 2, लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें पता चल चुकी है 20 है। अब 2 का भाग इसमें पहले ही लगा दे तो 48 बचा हमारे पास। अब ये हो गया L + 20 बराबर 48, यानी L बराबर ये 20 आके इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 28। अब वो कह रहा आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल L गुणा B, यानी L इंटू B। अब 28 L हो गई, B हो गई हमारी 20 और का 2 गुना, यानी 28 दूना 56 दूना 112, यानी 1120। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। पहला है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, दूसरा है क्रम में गणना करने में कठिनाई, तीसरा है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, और चौथा है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में योग्यता और समय बताने में कठिनाई। चाक्षुष देखो फिर आ गया है चाक्षुष, इसी पेपर में 2 बार चाक्षुष का काम हुआ है। और चाक्षुष में जो है सबसे बड़ी बात वो छोटे और मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में भी अंतर नहीं कर पाता है, यानी उसको ये न लिख करके इन्होंने लिख दिया समय बताने में कठिनाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 निकल आएगा। यानी ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाना चाहिए। अब हमारा प्रश्न संख्या 29, भाषा की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो अंकित का लिखा है, इसका लिखा है, इस तरीके से 2 तथ्य सभी को लिखने हैं। तो ये गतिविधि खाली जगह में शिक्षक की सहायता करेगी। पहला है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखना। भाई टीचर का काम होता सिखाना, किसी को बिजी फालतू के काम में नहीं करना। ठीक है, फिर कहा प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के एक दूसरे से सीखने के अवसर। भाई सभी लोगों को लिखना है तो ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी और देख लेते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या रिकॉर्ड। गणित में क्या होता है किसी एक प्रेफिक्स संख्या पे क्वेश्चन नहीं होता है। फिर है शोर मुक्त कक्षा वातावरण तैयार करना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो 5 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार यानी 5000, और 5 का अंकीय मान यानी खुद 5। दोनों का पूछ रहा अंतर, तो 5 घटा देंगे 4995 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर का कमेंट करें, हम आपको सवाल फिर से अगले एपिसोड के पहले बता देंगे। धन्यवाद।